नए दिन के साथ नई शुरुआत और मैं जितेंद्र जोशी एक बार फिर से आप सभी के सामने उपस्थित हूं ऑनलाइन क्लास में। व्यापार नीति पिछली क्लास में हमने की और आपका रिस्पांस बहुत बढ़िया रहा। खुशी हुई आपका रिस्पांस देखकर। इसको भी वैसा ही रिस्पांस प्रदान करें आप। हम बात करने वाले हैं कि इन व्यापार नीति जो हमने की थी, इन नीतियों का हमारे औद्योगिक विकास पर क्या प्रभाव पड़ा, कि जो हमारी व्यापार नीति थी उसका क्या प्रभाव पड़ा हमारे औद्योगिक विकास पर। क्या वास्तव में प्रभाव पड़ा भी या नहीं, और प्रभाव किस प्रकार का था। क्या वो प्रभाव सकारात्मक प्रकार का था या ऋणात्मक प्रकार का, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। और आप जो अंत तक हमारे साथ बने रहें, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। लगातार हमारे साथ बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का लेसन। आज जो है हमारा टॉपिक रहेगा कि औद्योगिक विकास पर नीतियों का प्रभाव कैसा रहा, सकारात्मक या नकारात्मक। इसी बात पर हम जो है वो आज चर्चा करेंगे। प्रथम 7 पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान भारत के औद्योगिक विकास की उपलब्धियां वस्तुतः उल्लेखनीय रही। औद्योगिक क्षेत्र द्वारा प्रदत्त जीडीपी का अनुपात 1950-51 में 13% के लगभग रहा, जो 1990-91 में 24.6% हो गया। जीडीपी से उद्योगों में हिस्सेदारी में बढ़ोतरी विकास का एक महत्वपूर्ण सूचक है कि जिस तरह से आपकी जीडीपी में औद्योगिक हिस्सेदारी बढ़ती जाती है तो इसका मतलब क्या है कि आप विकास कर रहे हैं। आपको पता है कि अधिकांश जो विकासशील देश हैं वो निर्भर करते हैं कृषि पर, जबकि जो अधिकतर विकसित देश हैं वो निर्भर करते हैं अपने उद्योगों पर। इस अवधि के दौरान औद्योगिक क्षेत्रों की 6% वार्षिक संवृद्धि दर प्रशंसनीय रही। भारतीय उद्योग सूती वस्त्र और पटसन तक सीमित नहीं थे। वस्तुतः औद्योगिक क्षेत्र प्राय सार्वजनिक क्षेत्र के कारण विविधतापूर्वक बन गया था। लघु उद्योगों के संवर्धन से उन उद्योगों को अवसर प्राप्त हुआ जिनके पास व्यवसाय में प्रवेश करने के पर्याप्त साधन उपलब्ध नहीं थे। तो यहाँ जो हम बात कर रहे हैं वो हमारी बात हो रही है उद्योगों के विकास की। तो ये बात निश्चित है कि उस समय केवल और केवल सूती वस्त्र उद्योग या पटसन उद्योग ही नहीं थे, इसके अलावा भी कई अन्य उद्योग थे और उन उद्योगों के विकास के लिए हमारे पास साधन नहीं थे। बड़े फर्मों को प्रारंभ करने हेतु पूंजी नहीं थी। विदेशी प्रतिस्पर्धा के प्रति संरक्षण से उन इलेक्ट्रॉनिक और ऑटोमोबाइल क्षेत्रों में देशी उद्योगों का विकास हुआ जिनका विकास अन्यथा संभव नहीं था। तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि केवल उन्हीं क्षेत्रों में हम विकास कर पाए जहां अन्य लोग या विदेशी लोग विकास नहीं कर पाए थे। भारतीय अर्थव्यवस्था की समृद्धि में सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा किए गए योगदान के बावजूद कुछ अर्थशास्त्रियों ने सार्वजनिक क्षेत्र के अनेक उद्यमों के निष्पादन की कड़ी आलोचना की। उन्होंने इसकी आलोचना की। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्रों के अंतर्गत ही सभी उद्योग नहीं होने चाहिए, ये उद्योग जो है निजी क्षेत्रों के अंतर्गत भी जाने चाहिए। शुरू में सार्वजनिक क्षेत्र की आवश्यकता अधिक थी। अब यह व्यापक रूप से स्वीकार किया गया कि सरकारी उद्यमों ने कुछ वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन जारी रखा है जिनकी कोई आवश्यकता नहीं थी। दूरसंचार इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। सेवाओं का प्रावधान करना दूसरा उदाहरण है। इस उद्योग को सार्वजनिक क्षेत्र में आरक्षण प्रदान किया गया, जबकि देखा गया कि निजी क्षेत्र के फर्म भी उपलब्ध करवा सकते थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 1990 के दशक के अंत तक भी प्रतिस्पर्धा न होने के कारण व्यक्तियों को टेलीफोन कनेक्शन लेने में लंबे समय तक प्रतीक्षा करनी पड़ती थी। दूसरा उदाहरण मॉडर्न ब्रेड की स्थापना से संबंधित है, जो ब्रेड विनिर्माण करने वाली एक फर्म है, जैसा कि निजी क्षेत्र ब्रेड का निर्माण ही नहीं कर सकता था। 2001 में यह फर्म निजी क्षेत्र को बेच दी गई। मुख्य बात यह है कि भारतीय अर्थव्यवस्था को योजना विकसित करने में 4 दशक बाद भी इन क्षेत्रों के बीच कोई अंतर नहीं किया गया।
दो क्षेत्र यहाँ थे कि पहला सार्वजनिक क्षेत्र था और दूसरा जो है वो निजी क्षेत्र था। दोनों ही क्षेत्रों में जो है यहाँ सरकार ने अंतर नहीं किया। सरकार लगातार जो है सभी उद्योगों को सार्वजनिक क्षेत्र में ही डालती रही, जबकि वास्तविकता ये थी कि सरकार जो है वो उन क्षेत्रों को सार्वजनिक के साथ साथ निजी क्षेत्र में भी डाल सकती थी, जैसा कि बाद में 1990 के बाद में किया गया था। उदाहरण के लिए अगर बात करें तो आज भी केवल सार्वजनिक क्षेत्र ही राष्ट्रीय सुरक्षा प्रदान करता है। यद्यपि सार्वजनिक क्षेत्रों होटलों को भी की भी व्यवस्था कर सकता है, तथापि सरकार होटल चलाती है। इस आधार पर कुछ विद्वानों ने यह तर्क दिया कि राज्य को उन क्षेत्रों से हट जाना चाहिए जिनमें निजी क्षेत्र कार्य कर सकते हैं। सरकार ऐसी महत्वपूर्ण सेवाओं पर संसाधनों का संकेंद्रण कर सकती है जिन्हें निजी क्षेत्र उपलब्ध नहीं करा सकते। यानी कि कहने का मतलब ये है कि सरकार केवल और केवल उन क्षेत्रों में ध्यान दे जहां निजी क्षेत्र कार्य नहीं कर सकते, अन्यथा सरकार उनके लिए छोड़ दे। अनेक सार्वजनिक क्षेत्रों की फर्मों ने भारी नुकसान उठाया था, लेकिन उन्हें काम जारी रखा क्योंकि किसी सरकारी उपक्रम का बंद किया जाना कठिन है, भले ही इसके कारण राष्ट्र के सीमित संसाधनों का निकास होता रहे। इसका अर्थ यह नहीं है कि निजी फर्मों को सदैव लाभ ही होता हो। वास्तव में कुछ सार्वजनिक क्षेत्र की फर्में मूलतः निजी फर्में थी जो हानि के कारण बंद होने को थी। इसके बाद कामगारों की नौकरियों का संरक्षण के लिए उनका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। बहरहाल नुकसान उठाने वाली निजी फर्में अपने को बनाए रखने के लिए संसाधनों का अपव्यय नहीं होने देगी। किसी उद्योग को शुरू करने के लिए आवश्यक लाइसेंस का कुछ औद्योगिक घरानों द्वारा दुरुपयोग किया गया। बड़े उद्योगपति नई फर्म शुरू करने के लिए नहीं बल्कि नए प्रतिस्पर्धाओं को रोकने के लिए लाइसेंस प्राप्त करते थे। परमिट लाइसेंस राज के अत्यधिक नियमन के कारण कुछ फर्में कार्यकुशल नहीं बन पाई। उद्योगपति अपने उत्पादनों के विषय में विचार करने की अपेक्षा लाइसेंस प्राप्त करने की कोशिश में और संबंधित मंत्रालयों में लॉबी बनाने के समय व्यतीत करते थे। वे जो कार्य करना चाहिए था औद्योगिकरण का, वो कार्य न कर वे अन्यत्र कार्यों में लगे रहे जो कि हमारी औद्योगिक प्रणाली के लिए हानिकारक थी। विदेशी प्रतिस्पर्धा से संरक्षण की आलोचना भी इसी आधार पर की जा रही है कि यह उस स्थिति के बाद भी जारी रहा जब सिद्ध हो चुका था कि इससे लाभ के स्थान पर नुकसान ही होगा। आयातों का प्रतिबंध के कारण भारतीय उपभोक्ताओं को उन वस्तुओं को खरीदना पड़ता था जिनका उत्पादन भारतीय उत्पादक करते थे। उत्पादक इस बात से अवगत थे कि उनके पास एक आबद्ध बाजार है, अतः उन्हें अपनी वस्तुओं की गुणवत्ता सुधारने हेतु कोई प्रेरणा नहीं थी। जब वे घटिया वस्तुओं को ऊंची कीमतों पर बेच सकते थे, तब वे अपनी गुणवत्ता में सुधार करने की क्यों सोचे। आयातों की प्रतिस्पर्धा ने हमारे उत्पादकों को और अधिक दक्ष बनाने पर बाध्य किया। कुछ अर्थशास्त्रियों का यह भी मत है कि सार्वजनिक क्षेत्र का प्रयोजन लाभ कमाना नहीं बल्कि राष्ट्र के कल्याण को बढ़ावा देना है। बिल्कुल सही है, सार्वजनिक क्षेत्र जो है वो हमेशा ही राष्ट्र कल्याण के लिए ही कार्य करता है। बिल्कुल सही है, लेकिन क्या राष्ट्र कल्याण के साथ साथ उन्हें लाभ नहीं कमाना चाहिए? अभी वर्तमान में हम BSNL की हालत देख रहे हैं, बहुत बुरी है और VRS देकर कर्मचारियों को घर भेज दिया गया है। तो क्या वे अपनी सेवाओं में उतने टिक पा रहे हैं जितनी कि अन्य निजी कंपनियां? इस दृष्टि से सार्वजनिक क्षेत्र की फर्मों का मूल्यांकन जनता के कल्याण के आधार पर किया जाना चाहिए। उनका मूल्यांकन उनके द्वारा कमाए गए लाभों के आधार पर नहीं किया जाना चाहिए। संरक्षण के संबंध में कुछ अर्थशास्त्रियों का यह मत है कि हमारे विदेशी प्रतिस्पर्धा से उत्पादनों का संरक्षण तब तक करना चाहिए जब तक धनी राष्ट्र ऐसा करता रहे। इन सभी विरोधों के कारण अर्थशास्त्रियों ने हमारी नीतियों में परिवर्तन करने का आग्रह किया। अन्य समस्याओं सहित इस समस्या के
कारण सरकार ने 1991 में नई आर्थिक नीति को प्रारंभ कर दिया और 1991 के बाद में हमारी आर्थिक स्थितियों में परिवर्तन आना शुरू हो गया, क्योंकि उसके बाद में हमने जो है वो उदारीकरण की नीति को अपना लिया था। और उदारीकरण की नीति को अपनाने के कारण हम जो है वो नए विकास की ओर बढ़ना शुरू हो गए। उसके बाद जो है वो आपको जो अभी तक टेलीविज़न बहुत महंगे दामों पर उपलब्ध होते थे वो आपको सस्ती कीमतों पर मिलने शुरू हो गए। टेलीकॉम कंपनियों ने यहाँ विकास करना शुरू कर दिया और इसके अलावा अन्य सुविधाएं भी यहाँ लगातार बढ़ने लगी। उससे हमारे उद्योग कमज़ोर नहीं हुए, बल्कि हमारे उद्योग लगातार विकास करते रहे। तो इसी तरीके से आप हमारे साथ बने रहें और वीडियो को लाइक शेयर करना न भूलें। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत।